डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल इजी क्वालिटी लर्निंग में एक नए टॉपिक के साथ में डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन ऑफ क्लीनिंग मेथड्स। इसमें हम ये समझेंगे कि जो क्लीनिंग वैलिडेशन में एनालिटिकल मेथड्स यूज़ होते हैं उसको हम किस तरह से डेवलप या ऑप्टिमाइज करते हैं और उसका फिर वैलिडेशन हम किस तरह से करते हैं। तो आइए चलते हैं, समझते हैं कि क्लीनिंग मेथड्स किस तरह से डेवलप और वैलिडेट करते हैं। इसमें कंटेंट्स जो है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ क्लीनिंग मेथड, guidance documents, types of cleaning method, analytical method development and validation of analytical cleaning methods। तो चलिए देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस यानी हम एनालिटिकल मेथड्स का डेवलपमेंट या वैलिडेशन क्यों करना चाहते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि अगर एनालिटिकल क्लीनिंग मेथड जो है वो इवेलुएट करता है आपकी क्लीनिंग प्रोसेस को। अगर आपका क्लीनिंग मेथड जो है अगर वो करेक्ट नहीं हुआ, इनएक्यूरेट हुआ, तो वो आपको फॉल्स रिजल्ट्स दे सकता है। हो सकता है कि क्लीनिंग नहीं हुई हो और आपको इंडिकेट करे कि क्लीनिंग हो गई है, या हो सकता है कि क्लीनिंग हो गई हो और आपको और एक्सरसाइज करनी पड़े उसमें और आप एक्स्ट्रा क्लीनिंग करें। तो अगर आपका क्लीनिंग मेथड अगर एक्यूरेट है और वेल डेवलप्ड है तो आपको जो क्लीनिंग के रिजल्ट्स है वो एकदम एक्यूरेट मिलेंगे और आप अपनी एसओपी जो है क्लीनिंग की उसको भी करेक्टली ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। इसके लिए हम लोगों को क्लीनिंग मेथड हमारा करेक्ट होना चाहिए और वैलिडेटेड होना चाहिए और ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी है। देन गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स, तो इसमें अलग से कोई गाइडेंस नहीं है। इसमें जो गाइडेंस डॉक्यूमेंट वैलिडेशन के लिए हम एनालिटिकल वैलिडेशन के लिए यूज़ करते हैं वही सेम डॉक्यूमेंट्स जो है हम इसके लिए भी यूज़ करेंगे और दूसरे क्लीनिंग वैलिडेशन जो गाइडेंस डॉक्यूमेंट होते हैं उसको हमने क्लीनिंग पार्ट के लिए रिफ़र करना होता है। तो पहला इसका जो वैलिडेशन गाइडेंस डॉक्यूमेंट है वो है ICH Q2R1 वैलिडेशन ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स। यूएसपी में जनरल चैप्टर है 1225 वैलिडेशन ऑफ कॉम्पेंडियल प्रोसीजर्स। IP में है 2018 2.5.10 वैलिडेशन ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर और BP में है 3F वैलिडेशन ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स। WHO में भी गाइडेंस और इसके प्रेजेंटेशंस वगैरह दिए हुए हैं। ये मैंने केवल मेन गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे पुल किए हैं, बाकी और भी बहुत सारे हैं जिसको आप रेफर कर सकते हैं। और अगर क्लीनिंग वैलिडेशन के लिए अगर हम बात करेंगे तो PDA 29 पॉइंट्स टू कंसिडर फॉर क्लीनिंग वैलिडेशन, WHO TRS 937 Annex 4 Appendix 3 क्लीनिंग वैलिडेशन, US FDA का गाइडलाइंस है गाइड टू इंस्पेक्शन ऑफ क्लीनिंग प्रोसेस, HPFBI कनाडा का है क्लीनिंग वैलिडेशन गाइडलाइंस और पिक्स का नॉन स्टेराइल प्रोसेस वैलिडेशन और क्लीनिंग वैलिडेशन के लिए एक गाइडलाइन है। तो ये सारी गाइडलाइंस जो है हम रिफ़र कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि इसके बेसिस पे हम लोग किस तरह से क्लीनिंग मेथड का वैलिडेशन करें और क्लीनिंग की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। पहले हम ये समझते हैं कि टाइप्स ऑफ क्लीनिंग मेथड्स क्या है, कि क्लीनिंग मेथड किस किस तरह के हो सकते हैं। ये फंक्शंस के ऊपर हमने दो इसमें बांटे हुए हैं, एक स्पेसिफिक मेथड्स और नॉन स्पेसिफिक मेथड्स। स्पेसिफिक मेथड्स क्या होते हैं? स्पेसिफिक मेथड वो होते हैं कि जैसे हम लोगों ने पहले अगर किसी प्रोडक्ट का अगर बैच लिया, उसका एपीआई अगर क्लोनाजिपाम है या अल्ट्राजोलम है या ग्लिमिप्राइड है, तो ये जो एपीआई है इसको अगर हम क्वांटिटेट करते हैं किसी भी एनालिटिकल मेथड से तो वो स्पेसिफिक मेथड है। लेकिन अगर हम उसको क्वांटिटेट नहीं कर पाते हैं और हम किसी और तरह से उसको इवेलुएट करते हैं तो उसको नॉन स्पेसिफिक मेथड बोलते हैं। जैसे अगर मैं ग्लिमिप्राइड का ही कंटेंट अगर इवेलुएट कर रहा हूँ तो वो स्पेसिफिक मेथड हुआ, और अगर मैं ग्लिमिप्राइड कंटेंट की जगह टीओसी मेजर कर रहा हूँ या उसमें कंडक्टिविटी मेजर कर रहा हूँ या उसमें एब्जॉर्बेंस केवल मेजर कर रहा हूँ विदाउट स्टैंडर्ड कंपैरिजन, तो वो आपका जो है नॉन स्पेसिफिक मेथड होगा। तो स्पेसिफिक मेथड में जनरली कौन से मेथड्स आते हैं? आपका HPLC का मेथड आता है, GC मेथड्स आता है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन के मेथड्स आते हैं, यूवी मेथड्स भी आते हैं। और नॉन स्पेसिफिक मेथड में कौन से मेथड्स आते हैं आपके? नॉन स्पेसिफिक यूवी मेथड जो है वो स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक दोनों में आ सकता है। टीओसी जो है वो नॉन स्पेसिफिक है, पीएच है, कंडक्टिविटी है, ये सारे आपके नॉन स्पेसिफिक मेथड्स हैं। देन डेवलपमेंट ऑफ एनालिटिकल मेथड्स, इसमें हम बेसिकली जो हमारे पास में एग्जिस्टिंग मेथड्स होते हैं जो आपके फार्माकोपिया में दिए रहते हैं या फिर आप एफजी में यूज़ करते हैं, एपीआई के लिए यूज़ करते हैं, तो उनको हमने किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करना और किस तरह से आपके क्लीनिंग मेथड के लिए डेवलप करना है वो चीज़ हम इसमें समझते हैं। तो सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है
कि आपको मैको वैल्यू पता होनी चाहिए, मैक्सिमम कैरी ओवर वैल्यू, कि आपका मैक्सिमम कैरी ओवर कितना होगा। अगर ये वैल्यू आपको पता है, ये कहाँ से मिलेगी आपको? जब क्यूए इसका प्रोटोकॉल बनाता है और जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स वगैरह स्टडी करता है या टॉक्सिसिटी के बेसिस पे स्टडी करता है, तो वो मैक्सिमम कैरी ओवर लिमिट निकालते हैं कि मैक्सिमम कैरी ओवर लिमिट इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ये होनी चाहिए। तो आपको क्यूए के क्लीनिंग वैलिडेशन के प्रोटोकॉल से ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। फिर उसका हमने क्या करना है, उसके बाद में हमने सैम्पलिंग टेक्निक और जो हमारा सैम्पलिंग मेथड है उसको इवेलुएट करना है कि मेरा सैम्पलिंग मेथड जैसे अगर 25 स्क्वायर सेंटीमीटर का स्वैब लेने का है या उससे छोटा स्वैब लेने का है, और उस स्वैब के बाद में मैं कितने ml डाइल्यूएंट में डाल रहा हूँ, तो उसके हिसाब से उसको इवेलुएट करना है। अब पॉसिबल टेक्निक्स जो भी अवेलेबल है हमारे पास, कि हम जैसे कोई भी एपीआई है तो उसका हम एचपीएलसी पे एनालिसिस कर सकते हैं या यूवी पे कर सकते हैं, या हम उसकी एफटीआईआर पे एनालिसिस कर सकते हैं या किसी जीसी पे एनालिसिस कर सकते हैं। तो हमने वो इवेलुएट करना होता है कि हमारे पास अवेलेबल टेक्निक्स क्या है और अवेलेबल इंस्ट्रूमेंटेशन हमारे पास में क्या है जिसमें हम ये एनालिसिस कर सकते हैं, और फिर उस जो भी सुटेबल टेक्निक है उसके हिसाब से हमें उसको मॉडिफाई करना होता है। तो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है कि एचपीएलसी का मेथड है, कोई एपीआई का मेथड है या आरएस का है या एफजी का मेथड है, तो उसको हमने ऑप्टिमाइज करना है। तो पहले, और इसमें क्लीनिंग मेथड में सबसे पहले जो हम प्रेफर करते हैं कि हमारे पास में स्पेसिफिक क्लीनिंग मेथड होना चाहिए। अगर कोई ऑप्शन ही नहीं है स्पेसिफिक क्लीनिंग मेथड का, तो हम नॉन स्पेसिफिक क्लीनिंग मेथड को कंसीडर करते हैं। अब आप ये समझ, एक एग्जांपल ले लीजिए कि मैको वैल्यू आपकी 100 mcg पर 25 स्क्वायर सेंटीमीटर का स्वैप, ये आपको मैको वैल्यू मिली है क्यूए से। और आपकी सैम्पलिंग की टेक्निक ये है कि भाई आपको 25 स्क्वायर सेंटीमीटर जो है वो स्वैप करना है, और 25 स्क्वायर सेंटीमीटर स्वैप करने के बाद में 10 ml डाइल्यूएंट में आपको उसको डाल देना है और वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये आपको सैम्पलिंग टेक्निक मिली है कि सैंपल आपको इस तरह से होके इतना सेंटीमीटर का सैंपल मिलेगा और इसको इस तरह से डाल के आपको देंगे। तो आपका क्योंकि 100 mcg पर 25 स्क्वायर सेंटीमीटर है और 10 ml में आप डिजोल्व कर रहे हैं, तो आपको जो एलओक्यू कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, जो लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन का जो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, वो 10 mcg पर ml से नीचे होना चाहिए, या तो 10 mcg पर ml हो या उससे नीचे हो। तो ये हमारे एनालिटिकल मेथड की रिक्वायरमेंट है कि अगर हम, मुझे पहले ही शॉट में जब मैं ट्रायल लेता हूँ और 10 mcg से नीचे का अगर उसका एरिया, प्रॉपर एरिया और पीक शेप वगैरह सारा कुछ आ जाता है, तो मुझे उसको ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसमें कुछ ऐसा होता है कि उसमें आपको एरिया बहुत कम आ रहा है या आरटी बहुत ज़्यादा आगे जा रही है या पीक शेप ठीक नहीं आ रहा है, तो फिर आपने वो क्रोमेटोग्राफिक मेथड को इवेलुएट करना होता है, और उसको फिर आगे आपको जैसे मोबाइल फेज मॉडिफाई करना है। सपोज कर लीजिए कि आपका एल्यूटेंट और जो बफर है उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है 50-50 दिया हुआ है जो आपके एग्जिस्टिंग मेथड में, और आपकी पीक जो है वो 1.5 मिनट पे आ जा रही है। तो फिर आपको उसको एल्यूटेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम करके बफर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के, या उसका फ्लो रेट कम करके, जो भी आपको, क्योंकि इसमें ट्रायल्स लेने पड़ेंगे, 2 या 3 ट्रायल्स या 4 ट्रायल 5 ट्रायल भी हो सकते हैं। तो ये ट्रायल लेके और आपको उसकी जो आरटी है वो तकरीबन 10 से 15 मिनट के बीच में आ जाए, बहुत ज़्यादा पीछे भी ना आए, बहुत ज़्यादा एकदम 2-3 मिनट पे भी ना आए। तो इस हिसाब से आपको उसको आरटी को एडजस्ट करना होगा। और अगर उसमें आरटी एडजस्ट करने के बाद में इंजेक्शन जो है, जैसे हमें अगर 10 mcg का अगर लेवल मिला हुआ है, तो 5 mcg का, 10 mcg का, 15 mcg का, ये डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के इंजेक्शन हमने लगा के स्टैंडर्ड के देखने चाहिए कि मेरे को एरिया कितना आ रहा है। अगर एरिया मेरे को अराउंड 5 डिजिट आ रहा है, तो ये मान के चलिए कि मेरा मेथड रिप्रोड्यूसिबल होगा और मैं इस मेथड को आगे प्रोसेस कर सकता हूँ, आगे इसको ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। और इसमें अगर जैसे कई बार होता है कि मैं 20 माइक्रोलीटर का इंजेक्शन लगा रहा हूँ, 20 माइक्रोलीटर के इंजेक्शन में मेरे को 4 डिजिट में एरिया आ रहा है, 5000 एरिया आ रहा है, तो उसमें फिर मुझे क्या करना होगा कि इंजेक्शन की क्वांटिटी जो अगर पीक शेप मेरा ठीक आ रहा है, तो मैं उसको 40 माइक्रोलीटर या 50 माइक्रोलीटर तक लेके जा सकता हूँ, ताकि आपका एरिया इंक्रीज हो जाए। और अगर पीक शेप बहुत ज़्यादा फ्लैट आ रही है, तो आप उसके या तो मोबाइल फेस पे काम कर सकते हैं, या फिर आप उसको फ्लो रेट थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं ताकि पीक का शेप जो है थोड़ा सा ठीक हो जाए। या फिर आप इसका जो मोबाइल फेज है उसमें एल्यूटेंट का कॉन्सेंट्रेशन पे
काम कर सकते हैं। नया कॉलम भी ट्राई करके देख सकते हैं कि दूसरे कॉन्फ़िगरेशन का हो सकता है C18 पे जो है वो करेक्ट नहीं आ रहा, तो C8 पे एक बार उसको चेक करके देख सकते हैं, या फिर उसका डायमेंशंस जो है उसके साथ में प्ले कर सकते हैं। शुगर्स का कोई मॉलिक्यूल है जैसे लैक्टुलोज है, या फिर कोई आपका सॉर्बिटॉल मॉलिक्यूल है जिसकी आपको इम्प्योरिटी चेक करनी है प्रीवियस कैरी ओवर प्रोडक्ट्स में, तो इन केसेस में आपको जो डिटेक्टर चाहिए होता है वो RI डिटेक्टर चाहिए होता है, क्योंकि इसी में शुगर्स जो है मैक्सिमम डिटेक्शन जो है और मैक्सिमम मेथड्स जो इसका ऑप्टिमाइजेशन है वो RI डिटेक्टर पे ही है। और इसमें कॉलम भी जो है वो आपका अमीनो कॉलम या और दूसरे स्पेसिफिक कॉलम्स लगते हैं, C8 C18 वगैरह इसमें नहीं लगता है। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है आपको API के मेथड से और इनिशियल एनालिसिस से आपको मिल जाएगा। अब हमने ये तो HPLC मेथड की बात कर ली। अदर एनालिटिकल मेथड जो हमारे पास में अवेलेबल है, जिसकी हम बात करेंगे कि दूसरे कौन से एनालिटिकल मेथड हो सकते हैं। तो एक जो सबसे कॉमन है, जो लोग बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, वो UV स्कैनिंग का है कि 200 से 400 या 200 से 700 के बीच में UV स्कैन कर लिया, और UV स्कैन में अगर कोई ऑब्जर्वेंस नहीं आता है, 0 ही आता है, ब्लैक से कंपैरिजन होता है, तो उसको हम मान के चलते हैं कि ये मेरा इसमें कोई भी कंटामिनेशन नहीं है। लेकिन ये नॉन स्पेसिफिक मेथड हो गया है। अगर यूवी को ही मैंने स्पेसिफिक मेथड में अगर कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे असल में नॉन कॉन्सेंट्रेशन, जैसे पिछला वाला केस ही अगर हम ले लेते हैं तो 10 mcg का जो है स्टैंडर्ड इसमें स्कैन करना होगा। अगर यूवी की एब्जॉर्बेंस उस पर किसी नैनोमीटर पे आती है, उस पर मैक्सिमा आता है, और आपकी रीडिंग जो है वो 0.3 या 0.4 के आसपास आती है, तो आप ये मान के चलिए कि आप इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, और जो आपका API है उसको उस मैक्सिमा पे चेक कर सकते हैं। तो ये आपका स्पेसिफिक मेथड में भी कन्वर्ट हो जाएगा। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन का भी यूज़ कर सकते हैं हम इसके क्लीनिंग मेथड्स के लिए। और ये कौन से मॉलिक्यूल्स के लिए यूज़ हो सकता है, वो उन मॉलिक्यूल के लिए यूज़ हो सकता है जिसमें मेटेलिक पार्ट होता है। जैसे आपका मेगाल्ट्रेट एक मॉलिक्यूल है, या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब हम नेक्स्ट में एनालाइज करेंगे, तो क्योंकि मैग्नीशियम का उसका पार्ट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में, तो हम मैग्नीशियम मेटल को इवेल्युएट करके इनडायरेक्टली जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को इवेल्युएट कर सकते हैं। तो उसका स्टैंडर्ड कर्व बना के, और वो किस लेवल पे हमको रिपीटेबल मिलता है, उसको उस हिसाब से हम उस मेथड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है TOC मेजरमेंट। TOC मेजरमेंट का मेथड जो है जनरली अधिकतर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जैसे जो आपके RNA डिराइव्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, या आपकी वैक्सीन होती हैं, या जिसमें आपका मॉइटी आपको HPLC मेथड्स पे या GC मेथड्स पे नहीं होता है, और बाकी वो दूसरे मेथड्स पे उसकी एनालिसिस होती है, तो उस केस में TOC का इवैल्यूएशन जो है बहुत क्रिटिकल हो जाता है कि अगर आपका TOC जो है वो लिमिट में आता है, एक लिमिट आप सेट करते हैं कि अगर इतना कंटामिनेशन होगा तो इतना आपका TOC आएगा, और वो TOC अगर आपका लिमिट में आ जाता है तो ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि आपका कोई भी कंटामिनेशन जो है आपके मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट में या वेसल्स में नहीं है। कंडक्टिविटी मेजरमेंट, कंडक्टिविटी मेजरमेंट भी एक मेथड है जिससे हम लोग, नॉन स्पेसिफिक मेथड है जिससे हम लोग कंटामिनेशन को पता कर सकते हैं। ये स्पेसिफिकली आपके जो आयनिक क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं या आयनिक APIs होते हैं, तो उनको मेजर करने के लिए बहुत उपयोगी है। FTIR स्कैन, जैसे आपके साइमेथिकॉन वगैरह हैं, या कुछ और भी मॉलिक्यूल्स है जिसकी ऐसे जो है हम FTIR पे करते हैं, तो उसके लिए हम FTIR के इसके क्लीनिंग मेथड डेवलप कर सकते हैं। लेकिन FTIR के मेथड के साथ में एक ड्रॉबैक ये होता है कि इसकी सेंसिटिविटी जो है उतनी ज़्यादा नहीं मिल पाती जितनी हमें चाहिए होती है। शुगर्स का एक और एनालाइज करने का एक और तरीका ये हो सकता है कि उसका हम ऑप्टिकल रोटेशन चेक करें। ऑप्टिकल रोटेशन अगर हम चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि स्पेसिफिक शुगर का डेक्स्ट्रोरोटरी लेवोरेटरी है, और उसको हम स्टैंडर्ड से कंपेयर कर सकते हैं। बीच में एक छूट जो गया था pH मेजरमेंट है। तो अगर कोई एसिडिक और या एल्कलाइन API होता है, या हमारे क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे क्लीनिंग एजेंट्स अधिकतर जो है वो आपके एल्कलाइन pH के होते हैं, तो ये किसी और मेथड के साथ में एज ए सपोर्टिव मेथड हम यूज़ कर सकते हैं क्लीनिंग सैंपल्स को इवेलुएट करने के लिए। तो ये थे सारे मेथड्स जो पॉसिबल ऑप्शंस है। आपके यहाँ अगर और कोई दूसरे एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसमें और भी मेथड्स
डिराइव हो सकता है। देन वैलिडेशन ऑफ एनालिटिकल मेथड्स, ये हम लोगों ने बात कर ली कि क्लीनिंग मेथड्स को हमने कैसे डेवलप करना है। अब उसको वैलिडेट कैसे करना है ये हम एक एक करके बात करेंगे। तो ये वैलिडेशन ऑफ एनालिटिकल मेथड, अगर मेरे को क्लीनिंग मेथड का अगर वैलिडेशन करना है तो मुझे क्या क्या करना होगा, मुझे स्पेसिफिसिटी करनी होगी, मुझे इंस्ट्रूमेंट प्रिसीशन करना होगा, एलओक्यू डिटर्मिनेशन करना होगा, प्रिसीजन एट एलओक्यू करना होगा, लीनियरिटी करनी होगी, एक्यूरेसी या रिकवरी करनी होगी, एंड स्टेबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन करना होगा। तो ये सारे पैरामीटर्स एक्सपेक्टेड है कि कोई भी क्लीनिंग मेथड में हमने करने चाहिए। तो एक एक करके हम बात करते हैं। स्पेसिफिसिटी, जैसे हम बाकी सब चीज़ों में स्पेसिफिसिटी करते हैं वैसे ही इसमें भी आपका डाइल्यूएंट का एक इंजेक्शन लगेगा, एक स्वैब ब्लैंक। स्वैब ब्लैंक बोला तो इसमें कैसे होगा कि जैसे अगर मैंने अपनी एसटीपी में, क्लीनिंग एसटीपी में लिखा है कि भाई मैं जो भी स्वैब है उसको पहले इससे प्यूरिफाइड वाटर से वॉश करूँगा, प्यूरिफाइड वाटर से वॉश करने के बाद में उसको जो है इस डाइल्यूएंट में डालूंगा, और डाइल्यूएंट में डालने के बाद में कुछ मिनट के लिए वर्टेक्स करूंगा या शेक करूंगा, जो भी मेथड दिया हुआ है। तो वो करने के बाद में जो फिल्ट्रेशन करने के बाद जो सॉल्यूशन आपको आएगा वो आपका स्वैब ब्लैंक होगा, तो उसका इंजेक्शन लेना है। और एक जो आपका स्टैंडर्ड जो आप एनालिटिकल मेथड में यूज़ कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड का इंजेक्शन आपको इसमें लगाना है। तो इसमें जो स्टैंडर्ड में जो एपीआई की पीक आएगी, तो आपके स्वैब में या डाइल्यूएंट में कोई भी पीक एपीआई के आसपास नहीं आनी चाहिए, कोई भी सिग्निफिकेंट पीक या बड़ी पीक उसके आसपास नहीं आनी चाहिए जो उसको ओवरलैप करे। और उसके बाद में हम इंस्ट्रूमेंट प्रिसीशन करते हैं। इंस्ट्रूमेंट प्रिसीशन जो है वो हम हमारा इंस्ट्रूमेंट बरोबर उसी सेंसिटिविटी पे काम कर रहा है ये करेक्टली या नहीं, उसके लिए करते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि एक बार अगर एरिया दिया है तो वो 10,000 एरिया दे दिया, दूसरी बार अगर हमने इंजेक्शन लगाया तो पता चला कि 3,000 आ गया। तो कुछ वेरिएशन ना हो, इसको इवेलुएट करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट प्रिसीशन करते हैं। तो इसमें हमें क्या करना होता है कि जो स्टैंडर्ड प्रिपरेशन होता है, जो हमारे टेस्ट में, इस टेस्ट मेथड में स्टैंडर्ड प्रिपरेशन होता है, उसके हमने 6 इंजेक्शन करने होते हैं। और 6 इंजेक्शन का जो एरिया आता है, उसके एरिया का परसेंटेज आरएसडी जो है वो आपका 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो 10% के अंदर है तो हमारा इंस्ट्रूमेंट प्रिसीशन मीट करता है। देन नेक्स्ट है एलओक्यू और एलओडी डिटर्मिनेशन। तो लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन और लिमिट ऑफ डिटेक्शन का डिटर्मिनेशन हम कैसे करते हैं। सपोज कर लीजिए जो हम लोगों ने पीछे एग्जांपल दिया था कि 100 mcg पर स्वैब हमारी लिमिट है, देन वो 10 ml में हमने डिजोल्व करना होता है, तो हमें 10 mcg का जो हम स्टैंडर्ड बनाएंगे, 10 mcg का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमारा इसमें बनता है। तो हम जो सॉल्यूशन हम लोगों ने बनाने चाहिए वो 2.5 mcg, 5 mcg, 10 mcg, 20 mcg, 40 mcg ये डाइल्यूशंस बना के और हमने HPLC में इंजेक्ट करने चाहिए। आप चाहिए तो अगर आपको 2.5 पे भी अगर अच्छी सेंसिटिविटी मिलती है तो फर्दर आप नीचे 1.25 या फर्दर 0.0625 उस पर भी जा सकते हैं। तो ये हमने जैसे जो हमने पहले जब मेथड ऑप्टिमाइजेशन किया था तो उसमें 5 mcg, 10 mcg, 15 mcg के इंजेक्शंस लगाए थे, तो उससे हमें आइडिया हो जाता है कि हमें कहाँ तक के एरिया जो है वो सिग्निफिकेंट एरिया मिलेगा। तो उस हिसाब से हमने ये डाइल्यूशंस डिज़ाइन करने होते हैं। मिनिमम 5 से 6 डाइल्यूशंस होने चाहिए। तो इतने डाइल्यूशंस बनाने के बाद में देन हम इसका HPLC पे इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्ट करने के बाद में ग्राफ प्लॉट करते हैं। और इसके 2 मेथड होते हैं आपके LOQ और LOD डिटर्मिनेशन के। पहला मेथड होता है सिग्नल टू नॉइस रेशियो का। तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो अगर आपका 10 आता है तो हम उसको कंसीडर कर सकते हैं, 10 या उससे ऊपर, तो हम उस कॉन्सेंट्रेशन को कंसीडर कर सकते हैं कि ये लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन है। या सिग्नल टू नॉइस रेशियो जो है आपको 3 से ऊपर किसी जिस कॉन्सेंट्रेशन में आता है तो आप उसको एज ए लिमिट ऑफ डिटेक्शन कंसीडर कर सकते हैं। सेकंड मेथड जो है, जो हम लोगों ने ये सारी डाइल्यूशंस बनाई हैं और इसको इंजेक्शंस किए हैं, तो इंजेक्शन करने के बाद में जो हमने ग्राफ प्लॉट किया, ग्राफ प्लॉट करने के बाद में हमने उसका रेसिडुअल स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, स्लोप निकाला। तो ये सारे निकालने के बाद में हमारा जो इक्वेशन इसमें दिया हुआ है LOQ इज इक्वल टू 10 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्लोप। तो इससे जितना भी mcg का आपका कॉन्सेंट्रेशन आएगा वो LOQ कॉन्सेंट्रेशन होगा, और नीचे LOD के लिए 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्लोप। तो इससे आपका लिमिट ऑफ डिटेक्शन निकल जाएगा। आपको डिटरमाइन करने के बाद में इस पर प्रिसिशन चेक करना होता है, प्रिसिशन एट LOQ, कि जो मैंने LOQ लेवल डिटरमाइन किया है वो रिपीटेबल और प्रिसाइज है कि नहीं है।
तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो जैसे एल ओ क्यू लेवल मेरा 3 mcg पर ml आ गया, तो 3 mcg पर ml की मैं सॉल्यूशन बनाऊंगा और उसकी 6 इंजेक्शंस करूंगा। 6 इंजेक्शन करने के बाद में मेरे को एल ओ क्यू की उसकी जो परसेंटेज आर एस डी है 10% से अगर नीचे आती है तो मेरा प्रिसिशन एट एल ओ क्यू कंप्लाई करता है। देन नेक्स्ट आता है लीनियरिटी की स्टडी। लीनियरिटी हमने जो करनी होती है वो एलओक्यू कॉन्सेंट्रेशन से लेके और 150% ऑफ स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन। हमने जैसे इसमें देखा कि ये जो मेथड हम लोग कंसीडर कर रहे हैं इसमें 10 mcg पर ml का हम स्टैंडर्ड ले रहे हैं। तो एलओक्यू कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, एलओक्यू कॉन्सेंट्रेशन आपका 3 mcg हो गया। तो 3 mcg एलओक्यू कॉन्सेंट्रेशन हो गया, 10 mcg आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन हो गया, 50% कॉन्सेंट्रेशन के लिए 5 mcg और 150% के लिए 150 mcg। और बीच में आप एक और डाइल्यूशन जो है वो 8 mcg या 12 mcg का ले सकते हैं। तो आपके 5 से 6 डाइल्यूशंस मिनिमम कॉन्सेंट्रेशंस हो जाएंगे जो आपको लीनियरिटी के लिए इंजेक्ट करने हैं। ये सारे डाइल्यूशंस आपने HPLC सिस्टम में इंजेक्ट करने होते हैं और इंजेक्ट करने के बाद में इसका एरिया रिकॉर्ड करना होता है। और आपको जो एरिया रिकॉर्ड किया और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट करना होता है और इसका कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना होता है। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो आपका 0.990 से कम नहीं होना चाहिए। ये आपके लीनियरिटी की रिक्वायरमेंट है। लीनियरिटी में 2 रिक्वायरमेंट्स है, एक तो मिनिमम 5 कॉन्सेंट्रेशंस आपके इसमें इंजेक्ट होने चाहिए या रीड करनी चाहिए, और दूसरा रिक्वायरमेंट ये है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो 0.99 से कम नहीं होना चाहिए। देन सॉल्यूशन स्टेबिलिटी। सॉल्यूशन स्टेबिलिटी करने के लिए हमने जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया उसी को हम 0 आवर्स, 8 आवर्स, 16 आवर्स, 24 आवर्स, 32 आवर्स, 40 आवर्स, 48 आवर्स ऐसे करके पीरियोडिक इंटरवल्स पे हम लोग उसको HPLC सिस्टम में इंजेक्ट करते हैं। और HPLC सिस्टम में इंजेक्ट करने के बाद में जो 0 आवर्स में मेरा जो एरिया आया, सपोज अगर उसका एरिया 0 आवर्स में 10,000 अगर आता है तो 10,000 से 5% कम होते तक के मेरा जिस भी टाइम पॉइंट पे आता है, अगर मेरा 24 आवर्स में जो है 10,000 से 5% से ज़्यादा रिडक्शन आ जाता है, 6% रिडक्शन आ जाता है, तो मेरा सॉल्यूशन जो है वो इसके पहले वाले ड्यूरेशन है 16 आवर्स तक के ही स्टेबल होगा। ऐसे ही 48 आवर्स तक के हम करते हैं और 48 आवर्स तक के भी अगर 5% रिडक्शन नहीं होता है तो देन मेरा सॉल्यूशन जो है वो 48 आवर्स तक के स्टेबल है। तो ये इस तरह से हम इसकी सॉल्यूशन स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं। अब नेक्स्ट पैरामीटर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो एक्यूरेसी या रिकवरी है। एक्यूरेसी या रिकवरी में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो हमारा नोन कॉन्सेंट्रेशन होता है ये हम डिफरेंट सबस्ट्रेट पे स्पाइक करते हैं, और डिफरेंट सबस्ट्रेट पे स्पाइक करने के बाद में इसको हम जो हमारी सैम्पलिंग टेक्निक है जो हम लोगों ने प्रोडक्शन में यूज़ करनी है और उसके बाद में जो एनालिसिस है उस मेथड से हम एनालाइज करते हैं। तो हमारा उसमें जितना क्वांटिटी हम लोगों ने स्पाइक किया उसके रेफरेंस में कितना रिकवर हो रहा है उस चीज़ को हम स्टडी करते हैं। तो ये जो स्टडी करनी होती है हमने इसका एलओक्यू कॉन्सेंट्रेशन से 150% ऑफ मैको वैल्यू। तो मैको वैल्यू को इवेल्युएट करने के लिए 100 mcg पर स्वैप को इवेल्युएट करने के लिए हमारा पीपीएम में कॉन्सेंट्रेशन क्या आया था 10 mcg। तो एलओक्यू कॉन्सेंट्रेशन यानी आपका 3 mcg पर ml से लेके 15 mcg पर ml तक के सॉल्यूशन को इवेल्युएट करना है। अब इसको इवेल्युएट करने के लिए मुझे क्या करना होगा ये समझते हैं। और ये सारी जो स्टडी है जो कॉमन सरफेसेस हमारे फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ होते हैं वो होता है आपका एक एसएस का सरफेस जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। देन ग्लास भी होता है, आपका टेफ्लॉन के भी बहुत सारे गास्केट्स या सरफेसेस होते हैं, और आपका सिलिकॉन के सरफेस होते हैं। तो प्रोमिनेंटली ये 4 सरफेसेस हम यूज़ करते हैं आप एक्यूरेसी को और रिकवरी को स्टडी करने के लिए। तो अगर मुझे एलओक्यू लेवल पे आपका एसएस सरफेस पे अगर एक्यूरेसी या रिकवरी डिटरमाइन करनी है तो मैं किस तरह से करूँगा। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बात की कि 3 mcg पर ml हमने कंसीडर किया है एलओक्यू लेवल। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को 60 mcg पर ml का स्टॉक सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा एपीआई का। 60 mcg पर ml का स्टॉक सॉल्यूशन बनाने के बाद में उसका 0.5 ml जो है स्टॉक जो कि 30 mcg के बराबर होगा उसको मैं 25 स्क्वायर सेंटीमीटर एसएस सरफेस पे स्प्रेड करूंगा, और स्प्रेड करने के बाद में उसको एयर ड्राई होने दूंगा।
एयर ड्राई होने के बाद में देन उसको मैं ये कंसिडर करूँगा कि ये मेरा सैम्पलिंग सरफेस है, और जो मेरा एस होगा, स्वैबिंग का जो मेथड होगा, जो एस में लिखा हुआ है, उस तरह से स्वैप करके और अपने डाइल्यूएंट में डिप करूँगा। तो जनरली इसमें स्वैबिंग का जो मेथड दिया होता है वो आपका पहले ओवरलैपिंग स्ट्रोक से आप पहले पैरेलल स्वैबिंग करते हैं और फिर परपेंडिकुलर स्वैबिंग करते हैं। तो ये स्वैबिंग करने के बाद में आपको जो स्वैब है वो 10 ml डाइल्यूट में डिप कर देना है। तो अगर 10 ml डाइल्यूट में आप डिप कर देते हैं और उसके बाद में अगर आपके मेथड में लिखा है कि उसको 10 मिनट सोनिकेट करना है या 5 मिनट वर्टेक्स करना है या 5 मिनट हाथ से शेक करना है, तो उसको वो एक्टिविटी करने के बाद में हम उसको फिल्टर करते हैं, और फिल्टर करने के बाद में स्टैंडर्ड जैसे हमारा एस में लिखा है कि स्टैंडर्ड का इंजेक्शन और टेस्ट का इंजेक्शन लगाते हैं। उसके बाद में जो कैलकुलेशन इसकी होती है वो ये होती है, जैसे हम नॉर्मल कैलकुलेशन बाकी करते हैं, सैम्पल एरिया डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरिया इनटू, जैसे 10 mcg का मेरे को बनाना है तो 100 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 1 डिवाइडेड बाय 100। और स्वैप में मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा स्वैप पूरे स्वैप को एक स्वैप से मैं स्वैप करके और स्वैप को 10 ml में डिजोल्व कर रहा हूँ, तो 1/10 ये आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इससे अगर आप जब भी कैलकुलेट करेंगे तो mcg पर स्वैप आपको मिलेगा। इसकी अगर परसेंटेज रिकवरी मैंने डिटरमाइन करनी है तो मुझे क्या करना होगा कि परसेंटेज रिकवरी के लिए mcg पर स्वैप रिकवर्ड इनटू 100 डिवाइडेड बाय 30। 30 क्यों है? 30 मैंने इसमें स्पाइक किया है। 30 मेरे को स्पाइक जब मैंने किया तो मुझे कितना mcg रिकवर हुआ उसके हिसाब से मैं परसेंटेज में इसके रिजल्ट्स निकाल सकता हूँ। तो ये एलओ के लेवल पे एक्यूरेसी हमने इसको परफॉर्म करेंगे ऐसे। इसी तरह से 50% ऑफ मैको, अब मैको मेरा क्या है 100 mcg पर ml, मेरा स्टैंडर्ड इसके लिए बनाने के लिए 10 ml में डिजोल्व कर रहा हूँ तो 10 mcg का बन रहा है। तो मैं इसमें क्या करूँगा, मैं इसमें जो स्टॉक सॉल्यूशन बनाऊंगा वो 100 mcg पर ml का स्टॉक सॉल्यूशन बनाऊंगा और 0.5 ml का जो स्टॉक है वो स्पाइक करूँगा एसएस सरफेस पे, और जैसे मैंने स्प्रेड किया था एलओ के लेवल पे वैसे स्प्रेड करके ड्राई करूँगा, और इसका भी सैंपल लूँगा। सैंपल लेने के बाद में 10 ml डाइल्यूएंट में इसको डिजोल्व करूँगा और फिर सेम मेथड से एक्सट्रैक्ट करूँगा और इसको कैलकुलेट करूँगा। जितना भी मेरे को mcg पर स्वैप कैलकुलेट होके आएगा उसको, क्योंकि मैंने इसमें 0.5 ml 100 mcg का स्पाइक किया है जो कि 50 mcg के इक्विवेलेंट है, तो इसमें जो परसेंटेज कंपैरिजन होगा वो 50 mcg के रेफरेंस में होगा। ये 50% लेवल पे है। इसी तरह जब हम 100% के लिए करेंगे तो 100% में मुझे 200 mcg पर ml का कॉन्सेंट्रेशन बनाना है और 0.5 ml स्पाइक करना है। 0.5 ml स्पाइक करने के बाद में इसको जो मैं कंपेयर करूँगा तो 100 mcg से कंपेयर करूँगा। जितना mcg मेरा रिकवर हुआ उसको 100 mcg से कंपेयर करूँगा और परसेंटेज में कैलकुलेट करूँगा, तो मेरा इसमें परसेंटेज रिकवरी 100% पे आ जाएगा मैको के। देन नेक्स्ट है 150% पे। 150% के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 150 का डबल में 300 mcg पर ml का कॉन्सेंट्रेशन बना ले रहा हूँ। 300 mcg पर ml का कॉन्सेंट्रेशन बनने के बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, फिर उसमें 0.5 ml इसमें भी स्पाइक कर रहा हूँ जो कि 150 mcg के इक्विवेलेंट है, और जो मेरा mcg पर स्वैप मेरा जो कैलकुलेट होके आएगा उसको 150 mcg से कंपेयर करूँगा, तो उससे मैं परसेंटेज रिकवरी उसकी निकालूंगा। देन ये मेरा जो भी एक्टिविटी है ये सारा एसएस पे हुआ, और एसएस पे भी मुझे एक एक कॉन्सेंट्रेशन के लिए, जैसे एलओ के कॉन्सेंट्रेशन पे मुझे ट्रिप्लिकेट में करना है, यानी 0.5 ml जो है वो 3 एसएस सरफेसेस पे स्पाइक करना है और तीनों को निकालना है। तीनों को निकालने के बाद में उसका एवरेज जो आएगा, तीनों की इंडिविजुअल रिकवरीज को एवरेज रिकवरी में कैलकुलेट करके और एवरेज रिकवरी मैं ईच लेवल पे रिपोर्ट करूंगा। ये केवल एसएस सरफेस के लिए हो गया। इसी तरह से मुझे ग्लास सरफेस, टेफ्लॉन सरफेस और सिलिकॉन सरफेस, इन सरफेसेस पे भी ये स्टडी परफॉर्म करनी है, तीनों LOQ2 150% तक के और सारों पे ट्रिप्लिकेट में। ये सारी एक्टिविटी हो जाने के बाद में जो इसकी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होती है, LOQ लेवल पे जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, आपकी जितना भी हम स्पाइक कर रहे हो 50 to 150% अगर आता है तो वो एक्सेप्टेबल होता है, और 50%, 100% और 150% पे जो रिकवरी है जनरली नॉट लेस देन 70% होनी चाहिए।
ये लिमिट्स आपको कहीं पे भी डिफाइंड नहीं मिलेगी। ये जनरली जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स में जो यूज़ करते हैं लोग इसको परफॉर्म करने के लिए, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखी है। हो सकता है अगर आपको कोई स्ट्रिक्ट लिमिट अगर लेनी है तो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। दोस्तों, ये एक छोटा सा डिस्कशन था डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन ऑफ क्लीनिंग मेथड्स पे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप को अगर पसंद आया है तो आप और लोगों से भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।